अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल सेंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट के बीच में जो डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स में मैं अलग अलग डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट है ये एक ही चीज़ है, ये सेम है। लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है। इन दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग ग्राउंड्स हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के और डिसमिसल ऑफ सूट के। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो प्लेंट और सूट है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अ प्लेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो जब प्लेंटिफ एक सूट इंस्टीट्यूट करता है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्लेंट होती है। अब जब प्लेंटिफ कोर्ट से रिलीफ क्लेम करने जाता है, कोई रिलीफ मांगने जाता है, तो प्लेंटिफ ने अपने केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में ड्राफ्ट करने होते हैं। जो सीपीसी में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताया गया है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जब प्लेंटिफ अपने केस के ब्रीफ फैक्ट्स लिखता है, ड्राफ्ट करता है और कोर्ट में फाइल करता है तो उसको प्लेंट कहते हैं। अब जो सूट है उसका क्या मतलब है। जब प्लेंटिफ एक प्लेंट फाइल कर देता है और डिफेंडेंट भी आके कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट जमा करवा देता है, उसके बाद जो केस की अगली स्टेज होती है वो दोनों पार्टीज़ अगर उस प्लीडिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहती हैं तो फिर आर्डर 9A के तहत वो दोनों पार्टीज़ में कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहती है प्लीडिंग से रिलेटेड तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो डिफेंडेंट है वो एप्लीकेशन फाइल करता है 7/11 की कि जो प्लेंटिफ है उसकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए अंडर आर्डर 7 रूल 11, क्योंकि इसका सूट ही टाइम बार्ड है या फिर जो इसने कोर्ट फ़ी लगाई है वो प्रॉपर कोर्ट फ़ी पे नहीं की। तो जब ये एप्लीकेशन की स्टेज क्रॉस होती है तो फिर हम लोग इस प्लेंट को प्लेंट नहीं सूट कहेंगे। तो अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट के बीच में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। जो एक प्लेंट है वो कोर्ट रिजेक्ट कब करती है, जो आर्डर 7 रूल 11 में 4 ग्राउंड्स बताई गई हैं उन 4 ग्राउंड्स में से अगर एक भी ग्राउंड हिट करती है आपकी प्लेंट को तो कोर्ट जो है वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। अब ये 4 ग्राउंड्स के हैं। सबसे फर्स्ट ग्राउंड है कि अगर प्लेंटिफ ने जो अपनी प्लेंट ड्राफ्ट की है उसमें अगर प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन कोई डिस्क्लोज नहीं किया, जिस ग्राउंड पे वो रिलीफ क्लेम कर रहा है कोर्ट से, अगर उसने अपनी प्लेंट में वो ग्राउंड ही डिस्क्लोज नहीं की, वो ग्राउंड ही मेंशन नहीं की, अपना जो कॉज ऑफ एक्शन है वो ही डिस्क्लोज नहीं किया तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद सेकंड ग्राउंड, अगर जो प्लेंटिफ है उसने अपनी सूट वैल्यूएशन ही सही से नहीं मेंशन की अपनी प्लेंट में और कोर्ट ने उसको प्रॉपर टाइम भी प्रोवाइड किया है फिर भी वो करेक्ट करके तो मेंशन नहीं करता जो भी उसके दावे की मालियत बनती है तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। और थर्ड ग्राउंड, अगर जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट फ़ी प्रॉपर पे नहीं करता तो कोर्ट टाइम भी प्रोवाइड करती है उसको, उसके बावजूद वो प्रॉपर कोर्ट फ़ी पे नहीं करता तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। और लास्ट ग्राउंड, अगर जो प्लेंटिफ है उसने जो प्लेंट फाइल की है जो उसका दावा है वही अगर बार्ड बाय लॉ है, फॉर एग्जांपल उसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है या फिर उसके केस पे रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल अगर अप्लाई होता है, तो इन 4 ग्राउंड्स में से अगर कोई भी एक ग्राउंड होगी तो जो प्लेंटिफ होगा उसकी प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। अगर डिसमिसल ऑफ सूट की बात की जाए तो कोर्ट 3 सूरतों में प्लेंटिफ का सूट जो है वो डिसमिस कर सकती है। पहला केस, अगर आर्डर 9 रूल 2 के अंदर जो डिफेंडेंट है उसको अगर समन नोटिस ही सर्व नहीं हुए, जो प्लेंटिफ है उसने जब अपनी प्लेंट फाइल की तो उसने समन नोटिस के पोस्टल चार्जेस या फिर समन नोटिस
की जो कास्ट होती है वो कोर्ट में पे करनी होती है और फिर जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस और समन्स जो है वो सर्व किए जाते हैं ताकि वो कोर्ट में पेश हो और आके रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाए। लेकिन अगर जो प्लेंटिफ है वो अगर ये पोस्टल चार्जेस पे नहीं करता, उसकी वजह से जो डिफेंडेंट है उसको समन नोटिस सर्व नहीं किए जाते, तो फिर कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर सकती है। अब जब समन नोटिस सर्व ना होने की वजह से कोर्ट डिसमिस करेगी सूट को, तो इसको उर्दू में अदम तलबाना दावा खारिज कहेंगे। अब जो सेकंड नंबर पे कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है प्लेंटिफ के सूट को, वो अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 में अगर जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है और कोर्ट हेयरिंग की एक डेट फिक्स करती है लेकिन प्लेंटिफ पेश नहीं होता, डिफेंडेंट बस कोर्ट में अपीयर होता है, पेश होता है, कोर्ट प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी भी देती है, फिर भी वो अगर पेश नहीं होता तो कोर्ट जो होगी वो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर देगी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब उर्दू में इसको कहती हैं दावा खारिज हो गया, अदम पैरवी। अब जो तीसरा केस है वो अगर जो प्लेंटिफ अगर अपने केस कोई प्रूफ नहीं कर सका, अगर अपने क्लेम को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सका, कोर्ट अगर इंक्वायरी करती है केस की या फिर जो इश्यूज फ्रेम होती हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होती है दोनों पार्टीज़ की, आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो प्लेंटिफ है वो अपने केस को प्रूफ नहीं कर सका, तो फिर कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर देती है। तो ये 3 केसेस थे जब जो प्लेंटिफ है उसका सूट डिसमिस कर देती है कोर्ट। और एक चीज़ इसमें मैंने मिस कर दी जो कि ऑर्डर 9 रूल 3 में अगर दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों अगर अपेयर नहीं हो रहे कोर्ट में, तो फिर भी कोर्ट जो है वो सूट को डिसमिस कर सकती है। ये डिसमिसल ऑफ सूट के ग्राउंड्स थे। अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो अगर प्लेंटिफ का सूट रिजेक्ट हो जाता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, तो प्लेंटिफ जो है वो अंडर ऑर्डर 7 रूल 13 में उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर डिसमिसल ऑफ सूट की बात की जाए तो अगर प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया है तो फिर प्लेंटिफ उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, बल्कि वो उस डिसमिसल ऑफ सूट की अगेंस्ट जो रेमेडी प्रोवाइड की गई है लॉ में वो रेमेडी अवेल करेगा प्लेंटिफ। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ एप्लीकेशन फाइल करेगा उस डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करवाने की, ना कि वो फ्रेश सूट फाइल करेगा उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये डिसमिसल ऑफ सूट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बीच में डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।